सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ऑलमोस्ट इस चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं, बस लास्ट के ही कुछ टॉपिक्स बचे हैं और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका एकदम कंप्लीट। तो चलिए अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं और चलते हैं हमारे कुछ आगे के टॉपिक्स की तरफ। तो बच्चों, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब बेटा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जरा पहले थोड़ा सा उसको समझते हैं। तो बेटा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को अगर समझे तो इस तरीके से समझेंगे इसको कि मान लो ये इंडिया है और इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग, ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग जिसको हम अपनी वर्कफोर्स कह रहे हैं। तो हमारी पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो काम में लगा हुआ है, जो काम कर रहा है या काम करना चाहता है, दैट मीन्स वो हमारी वर्कफोर्स है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही समझो, डिटेल में पढ़ेंगे कभी जाके कि वर्कफोर्स क्या होती है। तो वो हमारी ये जो वर्कफोर्स है, ये 3 सेक्टर के अंदर, आप यहाँ पे वर्ड ऐसे ही सुनोगे, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको आप प्राइमरी सेक्टर के नाम से जानते हो, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसको आप सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हो, हमारा सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर जिसको आप टर्शरी सेक्टर के नाम से जानते हो। तो इन तीनों सेक्टर्स के बीच में ये जो हमारी जनता है, ये जो हमारी वर्कफोर्स है, ये किस तरीके से बटी हुई है, कहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, इस चीज के डिस्ट्रीब्यूशन को ही बेटा जी बोला जाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो जरा क्या लिखी हुई है डेफिनेशन। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन। क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्किंग पर्सन अक्रॉस द डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर, यानी कि अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग सेक्टर में हमारी वर्किंग फोर्स जो है, हमारे वर्किंग पर्सन जो है, वो कैसे बटे हुए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। द स्टेट ऑफ इंडियाज ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो अगर हमें अपने ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर को समझना है ब्रिटिश रूल के अंदर, तो उसके 2 फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिले। पहला फीचर तो हमें देखने को मिला प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर और दूसरा हमें देखने को मिला रीजनल वेरिएशन। तो चलो इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं ये प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर और रीजनल वेरिएशन से। देखो, सो प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर की बेटा अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने बोला द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्कफोर्स which usually remained at high at 70 to 75%। तो जब हमने डेटास देखे तो हमें ये पता चला कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी हमारा जो मेजर पोर्शन है वर्कफोर्स का, वो लगा हुआ है। 70 से 75% लोग आज भी एग्रीकल्चर का काम कर रहे थे। द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर अकाउंटेड फॉर ओनली 10 एंड 15 to 20% रिस्पेक्टिवली। और अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें, तो इंडस्ट्री में 10% लगभग और हमारे सर्विस सेक्टर में 15 से 20%। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बांटना शुरू करूं, तो मान लो अगर मेरे पास 100 लोग हैं वर्किंग पर्सन, अगर मेरे पास 100 वर्किंग पर्सन है, तो उसमें से मान के चलो कि 75 लोग तो यहाँ काम कर रहे हैं, चलो 70 कर देते हैं, 70 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, 10 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो 20 लोग यहाँ काम कर रहे हैं। इस तरीके का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला कि जो भी हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, जो भी हमारी वर्कफोर्स है, उसमें 70 लोग यहाँ है, 10 लोग यहाँ है, तो 20 लोग यहाँ है। तो आप देख रहे हो कि जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसका कितना ज्यादा डोमिनेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, बट ये डोमिनेंस भी कुछ रीजनल वेरिएशन शो कर रहा था, तो वो देखिए जरा। द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे, बंगाल witnessed a decline in the dependency of the workforce on the agriculture sector with a commensurate increase in the manufacturing and service sector। अब क्या हुआ कि हमें कुछ रीजन वाइज यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिले कि जहां पर हम ये बात कह रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर का डोमिनेंस था, लेकिन कुछ स्टेट ऐसी थी जहां हमें ये देखने को मिला कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें ये जो शेयर है ना, ये शेयर घटता जा रहा था, घटता जा रहा था, घटता जा रहा था। तो प्राइमरी सेक्टर में तो घट रहा था, लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का जो शेयर था वो लगातार यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गया था। लेकिन वो कौन से स्टेट है, आपको नाम याद रखना है। स्टेट्स के नाम है
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे एंड बंगाल। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन कौन से है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे और बंगाल। ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल, तो ये आपको ध्यान रखना है। Then there had been an increase in the share of workforce in the agriculture during the same time in the states like Odisha, Rajasthan and Punjab। यानी कि अगर मैं प्रो की बात करूं तो प्रो में तो यहाँ पर अभी भी हमें ये देखने को मिल रहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर ही डोमिनेंस में था, जहाँ पे कुछ स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, एक अच्छा शिफ्ट लेकर आ रही हैं कि वो प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के अंदर जा रहे हैं। बट वहीं पे अभी भी कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर को ही फेस कर रही थी, और उनका नाम क्या है, प्रो। प्रो मतलब पी फॉर पंजाब, आर फॉर राजस्थान, ओ फॉर उड़ीसा। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। अब बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश का आईना है, कि अगर हमें उस देश के अंदर रहने वाले लोगों की वेलबींग देख रहे हैं, क्वालिटी देख रहे हैं, फैसिलिटीज देख रहे हैं, तो अगर हम उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ बयां करता है। एक ऐसी कंट्री जहां पर कच्ची रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, कम्युनिकेशन के मोड्स ही नहीं है, मतलब बातचीत का कोई जरिया नहीं है, आने जाने के लिए कुछ नई साधन नहीं है, तो आप कहेंगे कि वो देश अच्छा नहीं है, आप कहोगे कि उस देश का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और एक तरफ एक ऐसा देश है जहाँ की रोड्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत सारे हैं, उनके पास कह सकते हो कि बहुत सारे कम्युनिकेशन के मोड्स अवेलेबल हैं, तो आप कहेंगे कि यार अच्छा है यार, यहाँ पे तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो किसी भी देश के डेवलपमेंट को देखना हो, किसी भी देश के डेवलपमेंट की कहानी देखनी हो या स्थिति देखनी हो, तो आप उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ से ब्रिटिशर्स गए और जब तक वो रहे भी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में उन लोगों ने क्या क्या किया वो अब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वर नॉट सेटिस्फैक्टरी। उनके टाइम पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी थी वो कुछ खास अच्छी नहीं थी। और कैसी थी वो हम अभी यहाँ पर 3-4 चीजें पढ़ेंगे, उससे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया द स्टेट ऑफ रोड्स। रोड्स कैसी थी, अब देखो बेटा, ब्रिटिशर्स ना सिर्फ अपने भलाई के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए ही हमारे इंडिया में आए थे। उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं था, हम कितना डेवलप कर रहे हैं, कितना डेवलप नहीं कर रहे हैं, इस बात से उनको कोई मतलब नहीं था। उनका सिर्फ एक ही पर्पस था, खुद का भला करना, खुद के फायदे के लिए इंडिया को तबाह करना, वो सिर्फ यही चाह रहे थे। तो ऐसे में जब रोड्स की स्थिति देखी गई तो उस टाइम पे रोड्स के हालात ऐसे थे जिनको हम लोग बोलते हैं ना कच्चा रोड, तो कुछ ऐसी कच्ची रोड्स बनी हुई थी जिनके ऊपर हैवी व्हीकल्स जा ही नहीं सकते थे। अगर हैवी व्हीकल्स जाते तो रोड धंस जाती। प्लस जब बहुत तेज बारिश हुआ करती थी तो बारिश के टाइम पर तो मना कर दिया जाता था कि कोई भी रोड से निकले ही ना, क्योंकि बारिश के टाइम पर वो रोड्स बिल्कुल भी मूवमेंट्स के लिए सेफ नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स ने इन रोड्स को अच्छा करने के लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ, कुछ कुछ जगहों पर उन्होंने रोड्स बनवाई, पर क्यों बनवाई पता है, मान लो एक रोड ये जा रही है, एक रोड ये वाली जा रही है और एक रोड इधर जा रही है। चलो इसको बना के बताती हूँ तुमको मैं, इसको हम लोग बना के बताते हैं। मान लो एक रोड ये जा रही है, एक रोड ये जा रही है और एक रोड ये जा रही है। तो उन्होंने जो रोड्स बनवाई, मान लो उन्होंने ये वाली रोड्स बनवा दी, इस वाली रोड को अच्छा कर दिया, पक्का कर दिया इस वाली रोड को कि अब इसके ऊपर से बड़े बड़े वाहन जो है वो जा सकते हैं। पर आपको पता है उन्होंने इस रोड को क्यों बनवाया, क्योंकि इस रोड से उनका खुद का ट्रांसपोर्टेशन होना था। उन्हें क्या करना था, उन्हें अपनी आर्मी मूव करनी होती थी और रॉ मटेरियल्स। तो उन्हें पता था कि सिर्फ यही वाली रोड का जो रास्ता है वो उनके काम आने वाला है। इसी रोड से ही उन्हें अपनी आर्मी का भी मूवमेंट करना है और इसी रोड से रॉ मटेरियल भी जाना है। ठीक है, तो ये वाली रोड को तो उन्होंने अच्छा बनवा दिया, इन दोनों रोड्स की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों रोड्स उनकी किसी काम की नहीं थी। तो आप देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी अगर वो कुछ कर रहे थे तो उसके अंदर भी मोटिव सिर्फ अपना ही था, अपनी भलाई ही उनको यहाँ पर करनी थी। ठीक है, तो देखो जरा, roads constructed in the Indian prior to the advent of the British rule were not fit for the modern transport। अब ब्रिटिशर्स के आने से पहले ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ पे रोड्स वगैरह होंगी नहीं, वो थी, लेकिन मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग वो वहां पर उस तरीके की नहीं बनी हुई थी कि उसके लिए उसको इस्तेमाल किया जा सके। द रोड्स दैट वर बिल्ट
प्राइमरीली सर्व, देखो यहाँ से आपको जरूर मार्क करना है, प्राइमरीली सर्व द पर्पस ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन द इंडिया। जो रोड्स बनी भी थी वो सिर्फ इसलिए बनी थी क्योंकि उनको अपनी आर्मी को मूव करना था एक जगह से दूसरी जगह पर। रोड्स वर यूज्ड इन ड्रॉइंग आउट द रॉ मटेरियल्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रोड्स किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही थी, रॉ मटेरियल के लिए। तो अगर आपसे पूछा गया कि वो कौन से दो पर्पस है जिसके लिए रोड्स बनवाई गई थी ब्रिटिशर्स के थ्रू, तो आपको ये दो बातें लिखनी है कि एक तो उनको अपनी आर्मी को मोबिलाइज करना था और दूसरा उनको रॉ मटेरियल को यहां से लेकर जाना था। ठीक है, फ्रॉम द कंट्री साइड्स टू द नियरबाई रेलवे स्टेशन और द पोर्ट टू सेंड दिस टू द फार अवे इंग्लैंड और अदर फॉरेन डेस्टिनेशन, ताकि वो ये सारा सामान हमारे यहाँ से जो दूसरे देश है वहां पर ले जा सके। ठीक है, उसके बाद there always remained an acute shortage of all the weather roads to reach out to the rural areas during the rainy season। तो बारिशों के समय पर ऐसी रोड्स की बहुत ज्यादा कमी थी जिसकी मदद से आप यहाँ पर मूवमेंट कर सकते, मतलब बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी ऐसी रोड्स की जो बारिशों के टाइम पे इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे कि अब सावन का मौसम चल रहा है तो हर रोज बारिश हो रही है, तो ऐसे टाइम पर उनके पास रोड्स नहीं थी कि जिससे वो ट्रैवल कर सके। ठीक है, सो नेचुरली देयरफॉर द पीपल मोस्टली लिविंग इन दीज एरियाज सफर्ड द मोस्ट ड्यूरिंग द नेचुरल कैलामिटीज एंड फेमाइंस। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट बहुत ज्यादा आपको समझने लायक है कि क्या होता है। देखो आज के टाइम पे किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट के साथ कुछ भी दुर्घटना होती है, मतलब फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है, फ्लड आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो ऐसे टाइम पर एक स्टेट दूसरे स्टेट की मदद कर देता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री की मदद करने के लिए पहुंच जाती है, क्योंकि आज हमारे पास न जाने कितने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हैं और रोड्स और रेलवेज, इनमें से किसी चीज की हमारे पास कोई कमी नहीं है। बट उस टाइम पर आप देखो ना कि मान लो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर फेमाइन आ गई, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, तो आपके पास तो रोड ही नहीं है ट्रैवल करने के लिए कि अगर मान लो आपको खाना पहुंचाना है, जरूरत का सामान पहुंचाना है, तो आप कैसे पहुंचा पाओगे? आपके पास तो साधन ही नहीं है, ना तो तुम्हारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के मामले में भी तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और ना ही उन ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए, उनको चलाने के लिए तुम्हारे पास रोड्स हैं। तो इसीलिए उस टाइम पर जो लोग थे वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाते थे, बहुत ज्यादा उनको सफर करना पड़ता था जब नेचुरल कैलेमिटी या फेमाइंस आ जाती थी, क्योंकि मदद करने के लिए कोई आप तक पहुंच ही नहीं पा रहा है क्योंकि कोई साधन ही नहीं है। ठीक है, तो समझ आया कि रोड्स की क्या कंडीशन थी। चलो अब जो अगला पॉइंट है वो एक अच्छा पॉइंट है, वो मैं कहूंगी कि ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छा किया, भले ही अपने मोटिव के लिए किया, अपनी भलाई के लिए किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ भला करके वो यहाँ पर चले गए। ठीक है, तो रेलवेज की बात करूं अगर मैं बेटा, तो यहाँ पर वो ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने हमारे यहाँ पर रेलवेज इंट्रोड्यूस करी 1850 में। तो प्लीज बेटा अपने रजिस्टर के पीछे जहां पर भी आप सारे डेट्स एक साथ लिखते जा रहे हैं, सारे इवेंट्स आप लोग लिख रहे हैं, वहां पर इसको भी मेंशन कर लीजिएगा कि इंडिया के अंदर रेलवेज कब इंट्रोड्यूस हुई थी बेटा, 1850 में, एंड इज कंट्रीब्यूटेड एंड इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, और इसको उनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है। मतलब मुझे लगता है कि उन्होंने जितना भी काम किया उसमें सबसे अच्छा काम यही था कि 1850 में रेलवे आ गई थी इंडिया के अंदर। ठीक है, द रेलवेज अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लेकिन भाई अच्छा तो हुआ लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ बुरी बातें भी थी। क्या थी? ऑन द वन हैंड इट इनेबल्ड द पीपल टू अंडरटेक द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। एक तरफ देखो अच्छा हुआ कि अब लोग दूर दूर तक की जो जर्नी थी वो तय कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जियोग्राफिकल कल्चरल बैरियर सब खत्म हो रहा था। बट ऑन द अदर हैंड इट फोस्टर्ड द कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? इससे इंडिया के एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हो गया। मतलब इंडिया का एग्रीकल्चर जो अब तक सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा था, जिसको आप सब्सिस्टेंस कंजप्शन भी कहते हैं। सब्सिस्टेंस कंजप्शन का मतलब जहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही आपके फार्मर जो है वो ग्रो कर रहे थे सामान से, मतलब सेल्फ कंजप्शन उनका मेन पर्पस था। उस सेल्फ कंजप्शन से अब उसी इंडियन एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया गया, बिजनेस सब बना लिया गया, यानी कि अब हमारे इंडियन एग्रीकल्चर से मिलने वाले सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचे जाने लगे, दूर दूर देशों तक भेजे जाने लगे, अलग अलग स्टेट्स में भेजे जाने लगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास एक साधन था, एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था जिसकी मदद से हम ये काम कर सकते थे। तो एक तरफ तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना आसान हो गया, ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स खत्म हो गए,
और दूसरी तरफ कमर्शलाइजेशन हो गया इंडियन एग्रीकल्चर का, जिसकी वजह से हमारी खुद की सेल्फ सफिशिएंसी जो हमारी विलेज इकोनॉमीज की थी वो अफेक्ट हो गई। मतलब कि मान लो पहले मैंने आइसक्रीम बनाई, मैं 5 आइसक्रीम बना रही थी, वो पांचों की पांचों आइसक्रीम मैं अपने घर के मेंबर के लिए बना रही थी, मैं अपने बनाती थी, अपने घर के मेंबर को खिला देती थी। लेकिन आज मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं 5 आइसक्रीम बना रही हूँ तो एक मैं अपने घर के मेंबर के लिए रख रही हूँ और 4 मैं मार्केट में बेच देती हूँ, क्योंकि अब कमर्शलाइजेशन कर दिया मैंने अपने आइसक्रीम के बिजनेस को। अपने आइसक्रीम बनाने के शौक को मैं कह दूं चलो कि मैंने कमर्शलाइज कर दिया, कि पहले बनाकर पांचों की पांचों आइसक्रीम खुद यूज करनी थी, बट आज 5 में से एक आइसक्रीम अपने पास रखती हूँ और 4 बेच देती हूँ। तो इससे क्या हुआ कि भाई पहले जब 5 आइसक्रीम थी तो मेरे सारे परिवार में जितने भी लोग थे मस्त तरीके से अपना पूरी इच्छा पूरी अपनी करते हुए अपनी आइसक्रीम को खा लेते थे और सफिशिएंट था उनके लिए। लेकिन आज एक ही आइसक्रीम बच रही है, तो उस एक आइसक्रीम को कितने लोग खाएंगे? तो कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंसी यहाँ पे क्या हो रही थी, अफेक्ट हो रही थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द सोशल बेनिफिट विच द इंडियन पीपल गेन owing to the introduction of the railways were thus outweighed by the country's huge economic losses। तो मतलब हमें तो ये एहसास भी नहीं हुआ कि कुछ अच्छा हुआ है, हमें रेलवे जाने का फायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो फायदा कहीं ना कहीं लॉसेस में जा रहा था, ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस में जा रहा था। क्योंकि देखो रेलवे चलाकर उनके टिकट्स वगैरह को बेचकर भी जो बेनिफिट था वो कौन सा इंडिया की जेब में जा रहा था, वो सारा पैसा भी तो ब्रिटिशर्स के पास ही जा रहा था। तो हम तो ये खुशी भी नहीं मना पाए कि ये हमारे यहाँ पे रेलवे आ गई, ये मस्त, अब हम इसके अंदर घूमेंगे। तो वो मजा भी नहीं हम ले पाए कि हमें यहाँ पर रुला दिया गया, हमारे आंखों से आंसू टपकने लग गए। क्यों? क्योंकि हमें हमारी कंट्री को होने लग गया था ह्यूज इकोनॉमिक लॉस। अपने लोगों को तो फ्री में ट्रैवल कराया जा रहा था, लेकिन इंडियन से बहुत पैसा टिकट के नाम पे चार्ज किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं हमारा जो लॉस था वो ज्यादा हो रहा था, जिसने हमें इस चीज का एहसास ही नहीं होने दिया। मतलब कि इससे पहले हमें प्यारी सी स्माइल दिखाते, उन्होंने हमारी स्माइल को इन आंसुओं में बदल दिया। ठीक है, तो बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तीसरा क्या हुआ? तीसरा आया बेटा एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर मतलब हवाई जहाज, ठीक है, और वाटर मतलब हमारा पानी वाला जहाज। तो भैया यहाँ वाले ट्रांसपोर्ट का क्या हो रहा था, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट का क्या हो रहा था, अब जरा उसके बारे में पढ़ते हैं। सो अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, द कॉलोनियल डिस्पेंशन ऑल्सो टुक द मेजर्स फॉर डेवलपिंग द इनलैंड ट्रेड। तो भाई रोड्स और रेलवेज के साथ साथ ये देखा गया कि यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है इनलैंड ट्रेड का एंड सी लेन्स का। However, these measures were far from the satisfactory। तो बहुत शॉर्ट में अगर बोलूं तो वो कोशिश कर रहे थे डेवलपमेंट करने की अपने लिए, भले हमारे लिए नहीं, बट कहीं ना कहीं उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं चल रही थी। क्यों? मतलब ये था ना कि यार मिठाई खानी तो है लेकिन मेहनत नहीं करनी, मिठाई बनाने के लिए पैसा खर्च नहीं करना, मिठाई का स्वाद तो लेना है कि मिठाई जो हम बना रहे हैं उसका स्वाद तो बहुत अच्छा आना चाहिए, बढ़िया लगनी चाहिए एकदम। लेकिन भाई उस मिठाई को स्वादिष्ट बनाने के लिए आपको उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने हैं उस पर आपको पैसा तो खर्च करना पड़ेगा ना। भाई अगर गाजर के हलवे में मेवा बढ़िया तरीके से नहीं डलेगा, घी बढ़िया तरीके से नहीं डलेगा, तो उसका स्वाद नहीं आएगा, है ना। तो अगर आपको स्वाद चाहिए तो देखो थोड़ा तो खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा करने को अगले तैयार नहीं थे, बेनिफिट इनको पूरा चाहिए था, तो इसीलिए वो परफॉर्मेंस जो थी वो इनकी सेटिस्फैक्टरी नहीं रही। एंड इनलैंड वाटरवेज एट टाइम्स आल्सो प्रूव्ड अनइकोनॉमिकल। और इनलैंड वाटरवेज भी जो ये लोग यूज कर रहे थे वो अनइकोनॉमिकल था। अनइकोनॉमिकल का सीधा सा मतलब है कॉस्टली, बहुत ज्यादा कॉस्टली थे, उनके मेंटेनेंस वगैरह नहीं हो पाती थी इनसे। उसके बाद कम्युनिकेशन में क्या किया, यानी कि कम्युनिकेशन बातचीत के जरियों का इन्होंने क्या किया। तो बेटा बातचीत के जरिए की बात करूं तो द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो हमने देख ही लिया, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो वो भी एक्सपेंसिव थे। बहुत एक्सपेंसिव मेजर था इनका इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो इंडिया के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और बहुत सीधी सी बात है, जब भी कोई चीज नई नई इंट्रोड्यूस होती है, जिस चीज की सप्लाई कम होती है, मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, तो उसकी प्राइस हाई ही होती है। ये तो हम देखते हैं, जब कभी मोबाइल लॉन्च हुआ था, मोबाइल आए थे हमारे
कंट्री के अंदर। तो उस टाइम में मोबाइल बहुत महंगे हुआ करते थे। आज तो मैं फिर भी कहती हूँ कि मोबाइल्स लेना लोगों के लिए आसान हो गया है, उस टाइम पर मुश्किल था। उस टाइम में आपको पता है इनकमिंग कॉल्स के भी पैसे लगते थे और आउटगोइंग कॉल्स भी बहुत महंगी हुआ करती थी। क्यों? शुरुआती दौर था। तो यही कह सकती हूँ कि यहाँ पर भी कम्युनिकेशन के अंदर जो इंट्रोडक्शन हो रहा था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, और एक्सपेंसिव होने की वजह से उसका इस्तेमाल सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही किया जाता था, यानी कि कानून और कानून से जुड़ी चीजों के लिए ही सिर्फ इसका इस्तेमाल होता था। आपको पता है इंटरनेट भी जब हमारा इन्वेंट हुआ था, तो इंटरनेट भी पहले सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज में, यूनिवर्सिटीज में ही यूज होता था। क्योंकि देखो हर चीज जब नई नई आती है तो हर कोई उसको, हर किसी तक वो नहीं पहुंच सकती। आज हम सब लोग इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, बट एक टाइम पे जब इंटरनेट भी इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस टाइम पर भी हर किसी की रीच नहीं थी इंटरनेट तक, हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तो यही हुआ इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ के साथ भी, कि जब ये इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए इसका इस्तेमाल होता था। पोस्टल सर्विस की बात करूं बेटा, सो डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस, अभी पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होने लगा था, लेकिन ये इनएडिक्वेट था, यानी कि जितनी पोस्टल सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए थी उतनी अवेलेबल ही नहीं थी। तो इस वजह से भी यहाँ पे कह सकती हूँ कि ये भी एक क्या रहा, हमारे लिए एक डिससेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस देकर गया, इसने भी हमें डिसअपॉइंट कर दिया। ठीक है, तो कंक्लूजन अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, तो कंक्लूजन ये कहता है कि कॉलोनियल रिजाइम के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे कि रेलवेज है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, पोर्ट्स हैं, टेलीग्राफ है, वो डेवलप तो हुए। हालांकि उनके पीछे उनका जो मोटिव था वो इंडिया का डेवलपमेंट नहीं था, वो पूरी तरीके से अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करना चाहते थे। वो हमें किसी तरीके की अमेनिटीज, अमेनिटीज मतलब होता है बेटा बेनिफिट, वो हमें किसी तरीके का बेनिफिट नहीं देना चाह रहे थे। सर्व तो वो अपना ही इंटरेस्ट कर रहे थे, बट स्टिल कहीं ना कहीं उन्होंने डेवलपमेंट करने की कोशिश की। ठीक है, तो क्या पढ़ा अभी फिलहाल हमने इसके अंदर, हमने ये पढ़ा कि जो रोड्स थी उनके हालात खराब थे, दो पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही थी, या तो उनकी आर्मी के मूवमेंट के लिए, आर्मी को मोबिलाइज करना होता था, या फिर रॉ मटेरियल यहाँ से कहीं और भेजना होता था। और फेमाइंस और नेचुरल कैलेमिटीज बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आपके पास कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, रोड्स अच्छी बनी हुई नहीं थी कि उनका इस्तेमाल किया जा सके। रेनी सीजन में हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते थे। रेलवेज 1850 में इंट्रोड्यूस हुई, दो पर्पस सर्व कर रही थी, एक तरफ लॉन्ग डिस्टेंस कवर हुआ, तो दूसरी तरफ इंडिया के एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हुआ, जिससे हमारी सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो अफेक्ट हो गई थी। उसके बाद अगर एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थी, जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। बस इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तो भी चलेगा। कम्युनिकेशन भी बहुत कॉस्टली था, इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ जो यूज किया जाता था सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा था, और कुछ हम लोग पोस्टल सर्विसेज की अगर बात करें तो वो इनएडिक्वेट रहे। ठीक है, तो बच्चों अब हम चल रहे हैं इसके आखिरी टॉपिक की तरफ, कि तुमने पूरे चैप्टर में इतनी बुराइयां करी हैं, इतनी भर के बुराइयां करी हैं ब्रिटिशर्स की, तो भाई ऐसा तो नहीं है ना कि वो ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी कुछ नहीं करके गए, जाने अनजाने में थोड़ा बहुत कुछ तो अच्छा करके ही गए। कहीं ना कहीं जो चाहे उन्होंने काम अपने लिए भी किया, बट उससे कहीं ना कहीं कह सकते हो कि फायदा आपको भी मिल रहा है। ठीक है, तो वो कौन से पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो ब्रिटिशर्स ने किए, अब हमें वो पढ़ने हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें बेटा, तो सबसे पहला तो है कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर। देखो वो हमारे फार्मर को ना मार्केटिंग करना सिखा गए, ये अच्छा पॉइंट है कि हमारे फार्मर, भोला फार्मर जिसने कभी अपने घर से बाहर निकल के नहीं देखा था, जिसकी जिंदगी बस उन पेड़ पौधों में ही रह रही थी, कि रोज अपने खेतों में जाना था, रोज वहां पर फसलें उगानी थी, और फसलें उगाकर जो भी आ रहा था वो अपने घर पे इस्तेमाल करना होता था। तो सिर्फ उसे इतना ही पता था हमारे भोले फार्मर को। लेकिन ये जो चतुर चालाक ब्रिटिशर्स आए, कहते हैं ना कि जब आप 10 लोगों के बीच में बैठते हैं तो आप कुछ सीखते हैं, तो बस अब जब बाहर से हमारे यहाँ पर लोग आए, उनके काम करने के तरीके को उन्होंने देखा, कई बार आपके साथ फोर्सफुली आपको कमर्शलाइजेशन कराया भी गया, जहां उन्होंने कहा कि फूड क्रॉप्स मत ग्रो करो, कैश क्रॉप्स ग्रो करो, मार्केट में बेचो इसको। तो ये जो चीजें चाहे हमसे जोर जबरदस्ती से कराई गई, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारे फार्मर्स को मार्केटिंग समझ में आई, हमारे फार्मर्स को ये समझ में आया कि सेल्स कैसे की जाती है। तो उनका जो आउटलुक था, आउटलुक मतलब उनकी जो सोच थी वो कमर्शलाइज हो गई, अब उन्हें बिजनेस करना समझ आ रहा था। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, द फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बाय द ब्रिटिशर्स forced the farmer to have a commercial look
as they started producing the more in terms of quantity and diversity for the market and not just for subsistence, कि सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए नहीं, मार्केट में बेचने के नजरिए से भी अब उन्होंने सामान बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि भले उनको चाहे फोर्स किया जा रहा था लेकिन सीखा। ठीक है, उसके बाद न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द एम्प्लॉयमेंट। अब क्या हुआ भाई, देखो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इंट्रोडक्शन किया था इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, रेलवेज लेकर आए थे। अब रेल अपने आप तो चलेगी नहीं भाई, इतनी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे तो डेवलप हो नहीं चुकी थी कि रेल भी अपने आप चलनी शुरू हो जाएगी। अब उस रेल को चलाने के लिए लोग चाहिए होंगे, वो पूरा रेलवे स्टेशन मेंटेन किया जाएगा, तो वहां पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर मान लो एग्रीकल्चर में आपका कुछ नहीं हो रहा है, तो जब उन्होंने रेलवे स्टार्ट करी तो वहां पर भी उनको स्टाफ चाहिए था, तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की, तो नई अपॉर्चुनिटी निकल कर आई एम्प्लॉयमेंट की। सो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज मेंट द न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बाद भी कहीं ना कहीं हमें एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड दिख रहा था। कंट्रोल ऑफ फेमाइन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि रोड्स अच्छी ना होने की वजह से आना जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने रेलवे पे काम किया, कुछ हद तक चलो एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट भले एक्सपेंसिव था लेकिन था, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं फेमाइंस के ऊपर भी अब चेक होने लगा था। सो नो मोर स्टारवेशन और डेथ ड्यू टू द लैक ऑफ फूड ग्रेन्स was there because a rapid means of transport reaching out in different countries। क्योंकि थोड़ा थोड़ा लास्ट में आते आते हमारे पास कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आने लगे थे, जिससे कि अगर कहीं पे भी कोई नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, कोई फेमाइन आ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जरूरत का सामान, खाने का सामान अब भिजवाया जा सकता था। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, अब वही हम तो भोले वाले लोग, हम तो बार्टर एक्सचेंज के साथ काम चला रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ही लेकर आए हमारे यहाँ पर मॉनेटरी सिस्टम, जिसकी वजह से अब लेबर को डिवाइड करना, स्पेशलाइजेशन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमारे पास मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज आ चुका था। हम बार्टर एक्सचेंज से मनी फॉर्म के अंदर हम पहुंच चुके थे ब्रिटिशर्स के साथ ही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो क्या है, एक तो उन्होंने हमारा कमर्शियल आउटलुक किया, हमें मार्केटिंग सिखाई, साथ ही साथ ना उन्होंने हमें ऑफिस चलाना भी सिखाया। याद है वो लोग पैसा खर्च करते थे ऑफिस को सेटअप करने पे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लोगों को एडमिन कैसे काम करता है, एक किसी भी कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा, कहीं ना कहीं हमारे लोग वो सब चीजें भी सीख रहे थे। मतलब आप कह सकते हो कि वो हमारे यहाँ पर रहने वाले लोगों का विजन भी चेंज कर रहे थे कि बहुत सारा स्कोप है आपके पास, बहुत कुछ कर सकते हो आप, इंडिया इतनी बढ़िया कंट्री है कि आप इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हो, बस आपको अपने टैलेंट को पहचानने की जरूरत है, आपको एक अपॉर्चुनिटी को टाइम से ग्रास्प करने का आपको बस मौका ढूंढना है और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये बात हमें ब्रिटिशर्स सिखा कर गए। सो ब्रिटिशर्स हैज वेल एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड अ बेस फॉर द कंट्रीज फ्यूचर पॉलिटिशियंस एंड प्लानर्स, क्योंकि वो करते थे अपने ऑफिस में बैठकर प्लानिंग, प्लॉटिंग, कैसे पॉलिटिक्स खेलनी है, ये सारी बातें, ये सब चीजें ना वहां पे वो डिस्कस करते थे। और कहीं ना कहीं हमारे लोग जो उनके यहाँ पे काम करते थे वो सुनते थे, तो उनको समझ आ रहा था कि किस तरीके से ये सब चीजें की जाती है, कैसे ये पूरा सब चीजों को संभाला जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक आउटलुक चेंज हो रहा था। लास्ट बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि रोड्स और रेलवेज के आ जाने की वजह से कुछ तो चलो हालात सुधरे ही थे, तो हमारे यहाँ पर चीप और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आने शुरू हुए, नए नए अपॉर्चुनिटीज भी हमें यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे कि अच्छे ट्रांसपोर्ट का आना, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया जाता है, मॉनेटरी सिस्टम वो हमारे यहाँ पे लेकर आए, फेमाइंस को हम कंट्रोल करने लग गए, नई अपॉर्चुनिटीज मिली हमें एम्प्लॉयमेंट की रेलवेज के इंट्रोडक्शन के बाद। ठीक है, और हमारे फार्मर्स का एक कमर्शियल आउटलुक आ गया, मार्केटिंग हमारे फार्मर्स को करनी आ गई। ठीक है, तो बेटा मुबारक हो, इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जिस शाम को हमें आजादी मिली, तो उस आजादी के टाइम पर हमारे इंडिया के हालात कैसे थे वो हम समझ चुके हैं। हमें समझ चुके हैं कि हम कितना टूट चुके थे और कितना कुछ हमारे अंदर अभी भी बाकी था, अपनी क्षमता को हम यहाँ पर पहचान चुके थे। तो आगे की कहानी यानी कि आपकी वेब सीरीज का पार्ट 2 आएगा, जो आपको ये बताएगा कि अब तक जितना टूटना था सो टूट चुके, जो बिखरना था सो बिखर चुके,
अब तो एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाना है, एक नई जर्नी की शुरुआत करनी है, खुद को फिर से खड़ा करना है, फिर से मजबूत बनाना है। तो आगे की वेब सीरीज रहेगी इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990, यानी कि आने वाले 40 सालों में हमने क्या किया, हमने अपने इंडिया को मजबूत बनाने के लिए उन 40 सालों में क्या क्या किया। अगला एपिसोड वेब सीरीज का आपको उस चीज के बारे में बताएगा। तो बिल्कुल इंतजार जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी और भी इंटरेस्टिंग होगी। चलिए मिलूंगी आपसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेब सीरीज पार्ट 2 में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।